स्वागत है आपका 24 घंटे 24 रिपोर्टर में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पल्लवी त्यागी। रात के 10 बज रहे हैं और आ गए हैं 24 रिपोर्टर। अगले आधे घंटे में हमारे 24 रिपोर्टर के साथ देखिए आज की हर बड़ी खबर। शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ, जिसमें आगे जितेंद्र दीक्षित बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एजेंडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों से कहा है कि वे अपने मंत्रालयों के लिए 100 दिनों का एजेंडा तय करें। उन्होंने अपने मंत्रियों को सोच समझकर बोलने की भी सलाह दी। प्रधानमंत्री ने जिन्हें ये विषय भी कहा है, पहला 100 दिन में हर एक मंत्री अपना अपना टाइम टेबल तय करे, प्राथमिकता क्या होना चाहिए, प्रायोरिटी। जो स्टेट गवर्नमेंट से जो चिट्ठियां आती है, रिप्रेजेंटेशंस आते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, उसको अध्ययन करके तुरंत रिस्पांस देना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बने प्रधानमंत्री कार्यालय का भी मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने पीएमओ के स्टाफ से बातचीत करके कार्यालय में होने वाले कामकाज और वहां मौजूद सुविधाओं की जानकारी भी ली। देश की कमान संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास का 10 सूत्रीय एजेंडा देश के सामने रखा है। नरेंद्र मोदी के इस एजेंडा के 10 सूत्र इस तरह हैं। नौकरशाही का मनोबल बढ़ाना ताकि वो नतीजों से डरे नहीं, नए विचारों का स्वागत हो और अधिकारियों को काम करने की छूट हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, ऊर्जा और सड़क प्राथमिकता होंगे, सरकार में पारदर्शिता, ई ऑक्शन को बढ़ावा, मंत्रालयों के बीच समन्वय के लिए सिस्टम बनाया जाएगा, जनता की उम्मीदें पूरी करने पर ध्यान होगा, अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों से निपटना, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना और निवेश को बढ़ाना, नीतियों पर तय समय के भीतर अमल करना और सरकारी नीतियों में स्थायित्व और निरंतरता लाना। नरेंद्र मोदी ने 10 सूत्रीय एजेंडा देश के सामने रखकर सरकार के कामकाज में सुधार की उम्मीद जगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट पेश करने से पहले अपने कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। विस्तार में 25 मंत्री शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जून के आखिरी हफ्ते या जुलाई के पहले हफ्ते में कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। 26 मई को मोदी समेत 45 मंत्रियों ने शपथ ली थी। कई मंत्रियों को 2 या उससे ज्यादा विभाग दिए गए थे। ऐसे में हो सकता है कि उनसे कुछ मंत्रालय वापस ले लिए जाए। शिवसेना समेत एनडीए की बाकी पार्टियों ने मंत्रिमंडल में अपने नुमाइंदे बढ़ाने की मांग की है। पहले ये कहा जा रहा था कि मोदी अपना मंत्रिमंडल छोटा रखेंगे, लेकिन संभावित विस्तार के बाद मंत्रिमंडल छोटा नहीं रह जाएगा। मोदी सरकार के मंत्रियों की स्टाइल में मोदी मंत्र का असर दिखना शुरू हो गया है। साउथ ब्लॉक में आज हुई कैबिनेट की बैठक में कई मंत्री बिना लाल बत्ती वाली प्राइवेट कार से दफ्तर पहुंचे। वित्त और रक्षा मंत्री अरुण जेटली जहां लाल बत्ती की कार छोड़कर फॉर्च्यूनर से साउथ ब्लॉक पहुंचे, वहीं मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी बिना लाल बत्ती की एम्बेसडर कार में नजर आई। सड़क परिवहन और शिपिंग मंत्री नितिन गडकरी ऑडी सीरीज की गाड़ी से बाहर आते दिखे, तो महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी एसेक्स फोर्स से कैबिनेट बैठक में शामिल होने पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की वडोदरा लोकसभा सीट से अपना इस्तीफा दे दिया है। मोदी ने गुजरात के वडोदरा और यूपी के वाराणसी दोनों जगहों से लोकसभा चुनाव लड़ा था और दोनों ही जगह मोदी को वोटों के बड़े अंतर से जीत मिली। मोदी ने वडोदरा में कांग्रेस प्रत्याशी मधुसूदन मिस्त्री को, तो वाराणसी में कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय और आप प्रत्याशी केजरीवाल को मात दी। मोदी ने वाराणसी संसदीय सीट को चुनकर अपने राजनीतिक रोड मैप का भी साफ संकेत दे दिया है। वाराणसी सीट अपने पास रखकर मोदी ने साफ संकेत दे दिया है कि 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वो अपनी पार्टी बीजेपी को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के सामने मजबूत विकल्प के तौर पर पेश करना चाहते हैं। देश की 16वीं लोकसभा का पहला सत्र 4 जून से शुरू होगा। स्पीकर का चुनाव 6 जून को किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट में हुए इस फैसले की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने दी। उन्होंने ये भी बताया कि 9 जून को संसद के दोनों सदनों के साझा सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अपनी योग्यता से जुड़े विवाद पर सफाई दी है। मैं इतना ही कहूँगी कि ये सारा विषय इसलिए शायद बनाया गया है ताकि मेरा ध्यान मेरे काम से दूर हट सके। मैंने आज तक मेरे संगठन में जो भी असाइनमेंट पाया वो इसलिए पाया
क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे संगठन ने ये परखा है कि मुझ में इतनी क्षमता है कि मुझे जो काम दिया जाए वो काम मैं पूर्णतः करती हूँ। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि मुझे मेरे काम के आधार पर आंकें। धन्यवाद। स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर पिछले 3 दिनों से विवाद चल रहा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की सरकार ने जिसे शिक्षा मंत्री नियुक्त किया है वो ग्रेजुएट तक नहीं है। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी को मानव संसाधन विकास मंत्री बनाए जाने को लेकर कांग्रेस ने पहले तो उनकी योग्यता पर सवाल उठाए, अब स्मृति पर झूठा हलफनामा देने का आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग में स्मृति ईरानी ने जो हलफनामा दिया था उसको लेकर विरोधाभास है। 2004 के चुनाव के दौरान दिए हलफनामे के मुताबिक 1993 में 12वीं करने के बाद स्मृति ईरानी ने 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया, जबकि 2014 में दिए हलफनामे के मुताबिक 1993 में 12वीं पास करने के बाद 1994 में बीकॉम फर्स्ट ईयर पास किया। इस हलफनामे में इस बात का ब्यौरा नहीं है कि उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली है या नहीं। स्मृति ईरानी कभी भी लोकसभा का चुनाव नहीं जीती हैं। इस बार भी राहुल गांधी के खिलाफ वो अमेठी से हार गई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर नृपेंद्र मिश्रा को चुने जाने पर उंगली उठाई है। अब वही लोग जो कि ऑर्डिनेंस पर इतराज जता रहे थे आज तालियां मार रहे हैं कि नृपेंद्र मिश्रा को प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाने के लिए उन्होंने ऑर्डिनेंस निकाला। और कौन है ये नृपेंद्र मिश्रा? उसी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के चेयरमैन थे। इनकी गलती के कारण पूरा जो सो कॉल्ड घोटाला है वो हुआ, और उस घोटाले को बेनकाब करने के लिए जो जीत कर आए हैं उसी व्यक्ति को पकड़कर उन्होंने अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया। चुनाव में हार के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अपनी ही पार्टी के नेताओं के सुर और तीखे होते जा रहे हैं। टीएच मुस्तफा ने राहुल गांधी को जोकर कहा और चुनाव में हार के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടയായ രാഹുൽ ഗാന്ധി സ്ഥാനമൊഴിയണം. അദ്ദേഹം തുടരാൻ പാടില്ല. സ്വയം ഒഴിയില്ലെങ്കിൽ ഒഴിപ്പിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാന്തൻ നയങ്ങളും പരിപാടികളും ജോക്കർ കളിയും। मुस्तफा ने यह भी कहा है कि प्रियंका गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, सिर्फ वही पार्टी को फिर से असली रूप में ला सकती है। मुस्तफा ने कहा कि प्रियंका गांधी सभी को स्वीकार भी हैं और राहुल गांधी के लिए ये हो पाना मुश्किल है। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा और प्रिया दत्त भी हार को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और उनके सलाहकारों पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को जोकर बताए जाने वाले बयान की कांग्रेस ने कड़ी निंदा की है। कांग्रेस ने बयान को बेहुदा बताया है और कहा है कि मीडिया में आने के लिए ही केरल के कांग्रेसी नेता ने ऐसा बयान दिया है। मैं समझता हूं कि मैंने तो ये बयान देखा नहीं है, लेकिन जिसने भी ये कोई बयान दिया है उसको पार्टी के फोरम पर इसको कहना चाहिए, और मैं ये समझता हूँ मुमकिन है कि ये बयान ठीक ना हो। इंतहाई बेहुदा बयान है। मैं उन्हें नहीं जानता कौन साहब हैं, लेकिन इस तरीके के बयानात मीडिया को भी नहीं दिखाने चाहिए, और आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इस तरीके के बयानात दे रहे हैं। अगर वो ये बयान न देते तो शायद मीडिया के अंदर उनका नाम नहीं छपता, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। मणिपुर की राजधानी इंफाल में हुए बम धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई है और 17 लोग घायल हुए हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मणिपुर के सीएम से दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इंफाल में शाम को करीब 5:30 बजे जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में 2 की मौत हो गई। जहां ये ब्लास्ट हुआ वहां से इंफाल पुलिस स्टेशन महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। धमाके वाली जगह के पास असम राइफल्स के 40 जवान हमेशा तैनात रहते हैं। घायल लोगों को तुरंत एडवांस हॉस्पिटल और RIMS हॉस्पिटल ले जाया गया। धमाके में पीड़ित लोगों से मिलने मणिपुर के मुख्यमंत्री ओकराम एबोबी सिंह RIMS अस्पताल पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और इस धमाके में किन लोगों का हाथ हो सकता है इसकी तफ्तीश की जा रही है। यूपी के बदायूं में 2 नाबालिग दलित बहनों की हत्या के केस में हुआ है अहम खुलासा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों बहनों को पेड़ पर लटकाने से पहले उनके साथ गैंगरेप भी किया गया था। बदायूं के थाना उसहैद के इस गांव में बुधवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब 2 नाबालिग लड़कियों के शव यहीं के एक पेड़ पर लटके मिले। परिवार वालों के मुताबिक दोनों बहनें शौच के लिए बाहर गई थी। आरोप है कि उसी दौरान गांव के कुछ दबंगों ने दोनों को पकड़ लिया। इसी दौरान एक युवक ने जब पीड़ित बहनों को बचाने की कोशिश की तो दबंगों ने युवक के साथ मारपीट की।
परिजनों का कहना है कि युवक के सूचना देने पर जब वो वारदात वाली जगह पहुंचे तब तक दबंग उनकी हत्या कर चुके थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बहनों के साथ गैंगरेप की पुष्टि हुई है। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद इलाके के थाना इंचार्ज समेत 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। 7 आरोपियों में से अब तक सिर्फ 2 आरोपी ही गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी में बिजली कटौती के खिलाफ आज बीजेपी ने कई शहरों में प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें हैं दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद की, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिजली दफ्तर के बाहर मटके फोड़कर गुस्सा निकाला। मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में तो बीजेपी कार्यकर्ता इस मुद्दे को लेकर कहीं अनिश्चितकालीन अनशन तो कहीं बेमियादी धरने पर बैठ गए हैं। बिजली संकट के खिलाफ वाराणसी दक्षिण के विधायक श्यामदेव राय चौधरी 27 मई से अनशन कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ता बिजली कटौती को लेकर सड़कों पर उतर आए और अखिलेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूपी के मेरठ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि यूपी में चुनाव नतीजों से चिड़ी अखिलेश सरकार लोगों से बदला ले रही है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि 2 साल बाद राज्य के शहरी इलाकों में 24 घंटे तो ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी। यूपी के शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे की बिजली कटौती ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। पसीने से तरबतर बदन, पंखा झलते हाथ और कई घंटे बिना बिजली के जिंदगी का बुरा हाल। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश का दावा है कि जनता को 2 साल बाद यूपी में ऐसे दिन कभी नहीं देखने पड़ेंगे। 2016 से गांव में 18 घंटे और शहरों में 22 से लेकर के 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएगी समाजवादी पार्टी। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर अपनी पार्टी में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में हार के मंथन के लिए हुई बैठक में अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का नया मंत्र दिया, दूसरा मौका दो। इसी मंत्र को केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को सिखाया है। केजरीवाल ने बैठक में कहा, दोस्तों ये सवाल जनता के मन में भी है। हमने बिजली के रेट आधे कर दिए, पानी के बिल कम आए, भ्रष्टाचार में कमी आई। लोगों की नाराजगी का कारण बिजली के रेट वापस बढ़ जाने पर है। गुस्सा इस पर है। अब दिल्ली छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, दूसरा मौका दे दो। केजरीवाल ने सरकारी घर में रहने को लेकर भी सफाई दी है। उन्होंने कहा, बेटे की परीक्षा के लिए बार बार घर शिफ्ट नहीं कर सकता था। जुलाई के आखिर में मकान खाली कर दूंगा। मेरे पास लिखित इजाजत है। मेरा 80,000 का किराया मेरे IIT के दोस्त देते हैं। केजरीवाल ने बैठक में कार्यकर्ताओं को बेल बॉन्ड भरने की बजाय जेल जाने से लेकर कुर्सी छोड़ने तक के सवालों के जवाब दिए। अरविंद केजरीवाल के लिए बुरे दौर में एक अच्छी खबर आई है। उनकी बेटी के 12वीं में 96% नंबर आए हैं। CBSE के 12वीं के नतीजे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए अच्छी खबर लेकर आए। उनकी बेटी हर्षिता के 12वीं क्लास में 96% नंबर आए हैं। हर्षिता साइंस स्ट्रीम की है। वो भी अपने पिता की तरह ही IIT में पढ़ना चाहती है। हर्षिता DPS नोएडा में पढ़ती है। अरविंद केजरीवाल मानहानि मामले में 2 दिन पहले ही जेल से छूटे हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पार्टी के नेताओं के साथ हार पर मंथन भी किया। अरविंद केजरीवाल ने अपनी बेटी की परीक्षा के चलते ही मुख्यमंत्री आवास खाली नहीं किया था। दिल्ली में CBSE बोर्ड के 12वीं के नतीजे आज घोषित कर दिए गए हैं। इस परीक्षा में दिल्ली के सार्थक अग्रवाल टॉपर बने हैं। खुशी के ये पल कड़ी मेहनत का नतीजा है। वसंत कुंज के DPS स्कूल के छात्र सार्थक अग्रवाल को 99.6% अंक मिले हैं। जैसा मैं अपना बेस्ट कर सकता था उस समय अपना बेस्ट किया और वही मेरे लिए रियल रिजल्ट वही है कि मैंने अपना बेस्ट दिया जो मैं कर सकता था। मेरे टीचर्स के एफर्ट से सबसे पसंद तो मुझे सारी साइंस सब्जेक्ट्स हैं जो मेरे थे, लेकिन इकोनॉमिक्स में मैं आगे करना चाहूँगा दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इस बार CBSE के 12वीं क्लास के नतीजों में कुल 82% छात्र पास हुए हैं, जिसमें 78% लड़के और 88% लड़कियां शामिल हैं। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कलर्स, CNN IBN और CNBC TV 18 जैसे चैनलों को चलाने वाली कंपनी नेटवर्क 18 को खरीद लिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट के जरिए पूरे नेटवर्क 18 को खरीदने का ऐलान कर दिया है। रिलायंस ने इसके लिए 4,000 करोड़ रुपए की फंडिंग को मंजूरी दे दी है। इस पैसे से रिलायंस की नेटवर्क 18 में लगभग 78% हिस्सेदारी हो जाएगी।
नेटवर्क 18 के बैनर तले IBNlive.com, moneycontrol.com, firstpost.com, homeshop18.com जैसी वेबसाइट्स और कलर्स, CNN IBN, CNBC TV 18, IBN 7 और CNBC आवाज जैसे चैनल चलते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का दावा है कि उनकी इस खरीदारी से उन्हें उनके 4G टेलीफोन सेवा में मदद मिलेगी। डीजल की कीमत को लेकर मोदी सरकार यूपीए सरकार के मॉडल का पालन करेगी। सरकार डीजल की कीमतों में 50 पैसे प्रति लीटर हर महीने बढ़ाती रहेगी। डीजल की बिक्री पर फिलहाल सरकार को प्रति लीटर 4 रुपए 41 पैसे का घाटा है। ऐसे में बात हो रही थी कि एक झटके में डीजल की कीमत बढ़ाकर इसे बाजार के हवाले कर दिया जाएगा, लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि डीजल की कीमत हर महीने 50 पैसे बढ़ाने के फैसले को ही जारी रखा जा सकता है। इसके चलते 31 मई को डीजल की कीमत 50 पैसे बढ़ सकती है। सरकार इस मॉडल के तहत अब तक 45,000 करोड़ रुपए की अंडर रिकवरी के तौर पर बचा चुकी है। सोने के भाव में भारी गिरावट आई है। सोना अब 27,000 रुपयों के नीचे पहुंच गया है। देसी बाजार में सोने की भारी बिकवाली से सोने के भाव में भारी गिरावट आई है। 10 ग्राम सोने की कीमत 27,000 से नीचे यानी 26,975 रुपए तक पहुंच गई है। सोने का भाव पिछले 11 महीनों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। दुनिया भर में सोने की घटती मांग भी इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है। भारत में भी शेयर बाजार में तेजी आने के बाद से सोने में निवेश करने वाले थोड़ा बचकर चल रहे हैं। वहीं चांदी की कीमत भी 500 रुपए घटकर 40,500 रुपए प्रति किलो हो गई है। सोने के जेवर खरीदने का शौक रखने वालों के लिए इसे अच्छी खबर माना जा सकता है। LG ने अपना स्मार्टफोन G3 लंबे इंतजार के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। हालांकि भारत में अभी से लॉन्च नहीं किया गया है। LG के नए स्मार्टफोन G3 की सबसे बड़ी खासियत है बेहतरीन कैमरा और एडवांस्ड हार्डवेयर। LG G3 में एंड्रॉयड 4.2.2 किटकैट ऑपरेटिंग सिस्टम है। 5.5 इंच की स्क्रीन वाले इस फोन में 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 2.1 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। फोन का वजन 150 ग्राम है। LG G3 के 2 वर्जन लॉन्च किए गए हैं। 9 जुलाई से शुरू हो रहे भारतीय क्रिकेट टीम के इंग्लैंड दौरे का हिस्सा बनेंगे यूपी के अमेठी के रहने वाले गेंदबाज पंकज सिंह। इंग्लैंड दौरे का हिस्सा बनने से पंकज सिंह काफी खुश हैं। हर सुबह की शुरुआत अखबार पढ़कर करने वाले गेंदबाज पंकज सिंह अब खुद अखबार की सुर्खियां बन गए हैं। पंकज सिंह को 4 साल पहले 2010 में जिम्बाब्वे में हुई ट्रायंगुलर सीरीज में पहली बार श्रीलंका के खिलाफ खेलने का मौका मिला था, तो अब उनका दोबारा टीम इंडिया में चुने जाने से वो खुद ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार बेहद खुश है। बहुत खुशी है, एक्सपेक्टेशन था, उम्मीद थी कि नाम आना चाहिए। सभी की चीज़ें कि वहाँ जाकर अच्छा परफॉर्मेंस करना है। पंकज सिंह ने फर्स्ट क्लास मैचों की शुरुआत अगस्त 2003 में की थी। पंकज राजस्थान रॉयल्स की तरफ से IPL में भी हिस्सा ले चुके हैं।